दोस्तों, अगर देश में आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश शुरू हो जाए तो फिर बात तो होगी। देश में अगर लीडर ऑफ अपोजिशन ये दावा करता है कि अगर सही चले तो ये सरकार बहुत जल्द गिरेगी और अगर नहीं चले तो सोच लीजिए कभी भी आप खड़े नहीं हो पाएंगे, चुनाव सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह जाएगी, तो फिर बात तो होगी। और जब बात जन आंदोलन की हो और उसके लिए सड़कों पर उतरना बेहद ज़रूरी है और देश की सबसे पुरानी पार्टी का सबसे बड़ा नेता सड़क पे उतरने का ऐलान कर दे, अपने मिशन का ऐलान कर दे, तो बात तो होगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। मौका इस वक्त है, इस वक्त सही में बताऊं कि चिंगारी दबी हुई है, सुलग रही है चिंगारी, और सुलगाने की जो है कोशिश कांग्रेस के जो युवा संगठन है वो लगातार कर रहे हैं। इसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? सबसे बड़ा उदाहरण है जनता कॉकरोच पार्टी। उस कॉकरोच जनता पार्टी, एक शब्द, चीफ जस्टिस के एक शब्द कॉकरोच से सोशल मीडिया पर ट्रैक्शन मिल गया और कैसे मिलियंस में उसके फॉलोअर हो गए। ये अलग बात है कि उसके पीछे किसका मकसद है, क्या मकसद है, लेकिन आप युवाओं के अंदर जो रोष है आप उसको समझिए कि एक चीज के साथ, एक शब्द के साथ किसी ने उसको खेला और कैसे जुड़ गया। राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं सबसे कि हम सबको एक साथ होना है और ये जो आंदोलन या जो ये जो रोष है इस देश की जनता के अंदर, संस्थानों में काम कर रहे ईमानदार लोगों के अंदर, या जो संघ की विचारधारा के लोग नहीं है उनके अंदर जो अंदर एक रोष पैदा हो रहा है और उस रोष का एक सैलाब आने वाला है, हमें बस उस सैलाब को डायरेक्शन देना है। 2029 तो, या नेक्स्ट इलेक्शन तो हम ऑलरेडी जीते हुए हैं। You're thinking that the challenge is winning the next election. The next election is already won. Please understand, there is so much anger among the people of India that the next election is already over. The problem is the capture of the instruments of the Indian state by the RSS. The problem is that you will not have a free and fair election to win. And so we have to go into the mode of resistance. Resistance is CBSC. Resistance is NEET. Resistance is going to Greater Nicobar. Resistance is the Bharat Jodo Yatra. You get up in the morning and you say, how can I resist? And you resist. That will work. I guarantee you it will work. And from my perspective, I am more than happy to absorb any criticism from any quarter, because for me, this is a religious duty. This is a spiritual duty. This is no longer politics. And that is why I promise you, I will bear every single humiliation that I have to bear to knit this group together and make it succeed. अब सवाल आपके दिल में भी शायद ये उठेगा, मेरे दिल में तो ज़रूर उठा है कि क्या ये बात सच में सभी विपक्षी पार्टियों को समझ में आएगी? क्या उन्हें अब समझ में आएगा कि सिर्फ अपने अपने इश्यूज़ को लेकर अपनी अपनी राजनीति करने से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें राष्ट्रीय स्तर पर अब एक साथ होना होगा? मेरे ख्याल से ममता बनर्जी को तो समझ में आ चुकी है, उद्धव ठाकरे को पहले समझ में आ चुकी थी, शरद पवार को पहले समझ में आ चुकी है, आज अखिलेश ने भी बता दिया कि वो भी समझ गए हैं कि 27 डू और डाई है, 27 में निपटाने की तो तैयारी है ही है। अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसके बाद मेरा हाल ममता बनर्जी से भी ज़्यादा बुरा करने वाले हैं ये लोग, उनकी भी समझ में आ गया। एक शख्स है जिसकी समझ में मुझे लग रहा है अभी तक ये चीज़ें नहीं आई हैं, उसका नाम है तेजस्वी यादव। मैं केवल बंगाल के चुनाव के बाद ये कहना चाहता हूँ, यूपी का चुनाव आखिरी चुनाव होगा जो देश का चुनाव होगा अगर बीजेपी जीत गई। बंगाल अखिलेश यादव का ये कहना कि 2027 में अगर यूपी विधानसभा चुनाव बीजेपी जीत जाती है तो ये देश में आखिरी चुनाव होगा, यही वो अलार्म बेल है जिसको बजाने की राहुल गांधी बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं। और उस दिन इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी ने इसी तरफ सबका ध्यान दिलाया था और इसी के लिए सबको आगाह किया था कि आप गलत फहमी में थे,
ममता बनर्जी गलतफहमी में थी, तेजस्वी गलतफहमी में थे, अखिलेश गलतफहमी में थे। अब सबकी गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी की गलतफहमी तो 2024 के लोकसभा चुनाव में हो चुकी थी। क्योंकि राहुल गांधी आज भी मानते हैं कि उस चुनाव में सरकार हारी हुई थी। कम से कम 100 सीटों का गड़बड़ झाला हुआ है जो सरकार ने किया है, वरना सरकार एनडीए की नहीं, इंडिया गठबंधन की बननी थी। राहुल गांधी फर्म बिलीवर है। उस दिन उन्हें समझ में आ गया था कि चुनावी राजनीति से अब बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए राहुल गांधी ने पिछले कुछ दिनों से, आपने देखा होगा, जोर देना शुरू किया, जिसका मैं भी बहुत बार जिक्र करता हूं, कि राहुल गांधी 29 तक का इंतजार नहीं करना चाहते और वो जानते हैं कि 2029 होगा ही नहीं। राहुल गांधी के मुताबिक 2029 के लोकसभा चुनाव होने की संभावना बहुत कम है, और अगर हुए भी तो वो ऐसे चुनाव होंगे जहां पर विपक्ष का नामो निशान नहीं होगा, विपक्ष के लिए कुछ नहीं होगा। जो कुछ होगा सरकार के लिए होगा, सरकार की मदद के लिए होगा। तो आप उस 2029 के चुनाव को ना ही माने तो बेहतर है। इसलिए राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि अब मौका है कि अभी सिचुएशन को भुनाया जाए, और उन्हें पूरा विश्वास है कि अगर विपक्ष सही रास्ते पर चले, कांग्रेस की लीडरशिप में सही रास्ते पर चले, तो मोदी जी 1 साल में जाएंगे और ये सरकार उसके कुछ दिनों बाद गिर जाएगी। 2029 की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसीलिए राहुल गांधी ने मिशन 2027 शुरू कर दिया। जी हाँ, मैंने नाम दिया मिशन 2027। 2027 उत्तर प्रदेश या पंजाब या उत्तराखंड का चुनाव की वजह से नहीं मैं कह रहा। मिशन 2027 वो है जो राहुल गांधी पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि अगले 1 साल बाद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अब वो अपने आप तो हटेंगे नहीं, जब तक उनके खिलाफ माहौल नहीं बनेगा इस देश में, तब तक मोदी जी क्या, उनके यहाँ तो एक अदना सा मंत्री भी अपना पद नहीं छोड़ता, तो प्रधानमंत्री कहाँ से छोड़ेंगे। उस मिशन के लिए बेहद ज़रूरी है कि तमाम विपक्ष एकजुट होकर अब एक ऐसा आंदोलन खड़ा करे जो आज़ाद भारत ने अब तक ना देखा हो। यानी कि 1947 के बाद का आज़ाद भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन अगर खड़ा होगा, तभी ये सत्ता पलटेगी। और राहुल गांधी, अगर आपने कल पूरा भाषण सुना होगा, उससे आपको समझ में आ गया होगा कि राहुल गांधी ये मानते हैं कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो या चुनाव, किसी के हाथ में या किसी के बस में नहीं है कि इस मौजूदा शासन को हटा सके, बीजेपी को सत्ता से हटा सके, आरएसएस की विचारधारा को हटा सके। ये पॉसिबल तब ही है अगर इस देश में जन आंदोलन खड़ा होगा। और जन आंदोलन का कर्ता धर्ता कौन होगा? जन आंदोलन का कर्ता धर्ता होगा इस देश का युवा, यानी जेन ज़ी जिसको हम कहते हैं, जिसने नेपाल में सत्ता बदली, बांग्लादेश में सत्ता बदली, श्रीलंका में सत्ता बदली। वही जेन ज़ी भारत में भी सत्ता बदलेगा। और इस वक्त अगर किसी के अंदर सबसे ज़्यादा रोष है तो इस सरकार के खिलाफ वो वही युवा वर्ग है, जेन ज़ी है और युवा वर्ग है। इसीलिए राहुल गांधी ने बाकायदा इसको लेकर पूरा प्रोग्राम बनाया है। छात्र आंदोलन या युवा आंदोलन जिसको आप कह सकते हैं, वो शुरू कर रहे हैं। 17 जून को कोटा से पहली बार शुरुआत करेंगे, उसके बाद 5-6 शहरों में जुलाई में ख़त्म हो गई, जहां पर युवाओं को लेकर बड़े बड़े सम्मेलन और बड़े जो है वो कार्यक्रम करेंगे। इसलिए राहुल गांधी ने परसों की बैठक में जो कहा था ना, वो बिल्कुल सही कहा था। जो उन्होंने उसमें भी ये कहा था कि ये सरकार नहीं चलेगी, ये सरकार गिरेगी, और इनके गिरने का कारण बनेगा ये युवाओं का रोष और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की गिरती साख और डावाडोल होती अर्थव्यवस्था। इस वक्त अगर आप ध्यान से देखिए तो सरकार ये सब जो नौटंकी कर रही है, सब आपका ध्यान भटकाने के लिए कर रही है। मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि पब्लिक के सामने हेडलाइन बदलने की वो कोशिश कर रही है, लेकिन हकीकत तो नहीं बदलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब है, आपके पास गैस, ऑयल, इन सब के रिजर्व खत्म हो रहे हैं, ये किल्लत आने वाली है, युवाओं में रोष बढ़ रहा है।
राहुल गांधी चाहते हैं कि इन सब चीज़ों का एक आंदोलन के रूप में इनको जो है इन सबको एक आंदोलन का रूप दिया जाए, जिसको गाइड करे, लीड ना करे, जिसको गाइड करे इस देश की विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां और इसको लीड करे इस देश का युवा। The entire architecture, media, social media, the legal system, bureaucracy, the intelligence agencies, all of it is aligned to keep this government in power. But this government will not survive. It will not survive because it has destroyed our democracy. It has destroyed the future of the Indian people. What is coming now, after what has happened in Iran, is uncontrollable. It is uncontrollable, and it is going to create a space for us to mobilize the masses. Also, please get rid of the notion that we are not coordinated and do not act together. These are all ideas that the BJP and their friends in the media are putting out. This is not true. I am 100% sure, and I can vouch right now for the DMK. When it comes to defending the idea of India, every single person will be in this room. राहुल गांधी ने फिर दोहराई ये बात, इसीलिए दोहराई। एक बात और है जो मैं आपको फिर सुनाना चाहूँगा, जो मैंने कल भी सुनाई थी। वो विपक्ष को गांठ बांध लेनी चाहिए, और मुझे लग रहा है इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों को ये बात समझ में आ गई जब राहुल गांधी कहते हैं कि मैं जानता हूँ जब डीएमके की ज़रूरत होगी तो डीएमके इस कमरे में होगा, क्योंकि सबकी सर्वाइवल की लड़ाई है। ये सिर्फ पार्टियों के सर्वाइवल की लड़ाई नहीं है, अब इस देश के सर्वाइवल का सवाल आ गया है, इस देश के लोकतंत्र के सर्वाइवल का सवाल आ गया है। इसलिए वो 2029 की गेम प्लान को दरकिनार कर दिया राहुल गांधी ने। 2029 का वो देख ही नहीं रहे हैं। वो मालूम है कि अगर चीज़ें 2029 तक गई तब तो ये सरकार अपने पूरे संसाधनों से, पूरे संस्थानों से, सब कुछ से मैनेज कर लेगी। अब सोचिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए अभी 2 महीने नहीं हुए, और वो जो 400 ईवीएम जहाँ रखी थी उस सरकारी बिल्डिंग में आग लग जाती है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। जब इतना कुछ खुलेआम हो रहा है तो आपको लगता है कि 2029 में चुनाव की तरह होंगे? उससे पहले जो कवायतें हो रही है, उससे पहले जो संविधान बदलने की कोशिश की जा रही है, वो सब क्या है? वो सब यही है कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं चाह रही है कि 2029 में सिर्फ ऐसा इलेक्शन हो जो फॉर्मेलिटी के लिए, जो कागजों में दर्ज हो कि हाँ चुनाव हुआ था, अदरवाइज बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। तब तक 29 तक समूचे विपक्ष ने इंतज़ार किया, 29 को देखते रहे, तो समझिए कुछ हाथ नहीं लगेगा। तब कांग्रेस भी भले ही कितनी मजबूत हो जाए, चीज़ें बदल जाएगी, क्योंकि इस सरकार के हाथ में क्या नहीं है, सिवाय विपक्षी पार्टियों के अलावा बाकी सब कुछ इसके हाथ में है। जब सब कुछ इसके हाथ में है तो 29 तक तो ये युवाओं का पेपर लीक का मामला, सीबीएसई का मामला, आर्थिक व्यवस्था, इसकी कमी, उसकी कमी, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब ढक दिए जाते हैं। तब तक बहुत सारे आवरण चढ़ा दिए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने दिखा दी जाएंगी, जो आपको लगेगा चंगा ही चंगा है सब कुछ। अब उस चंगा ही चंगा के चक्कर में हम हिंदुस्तानी अपने दुख भूल जाते हैं, चीज़ों को भूल जाते हैं। तेजस्वी यादव आज भी अपने जो रीजनल पॉलिटिक्स है उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जबकि पार्टी का बंटाधार हो चुका है, घर उनका टूट चुका है। इतनी सी बात उनकी समझ में नहीं आ रही। राहुल गांधी कह रहे हैं स्टालिन जब चाहेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तो खड़े होंगे, तो उनके विश्वास पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अब तक तो राहुल गांधी सभी चीज़ों में सही प्रूव हुए ना। अब अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये सरकार नहीं चलेगी, 1 साल बाद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, अगर इमरजेंसी जैसी कोई सिचुएशन नहीं हुई, तो फिर बात में दम है। लेकिन यहाँ भी एक झोल है। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर इमरजेंसी जैसी कोई सिचुएशन नहीं हुई, तो इसका मतलब वो ऑप्शन भी एक मान के चल रहे हैं राहुल गांधी, तो इसका मतलब उसके लिए भी तैयारी है, और उसके लिए तैयारी यही है। सरकार कब इमरजेंसी जैसा स्टेप उठाती है? इंदिरा गांधी ने जब कब उठाया? जब उन्हें लगा कि छात्रों का आंदोलन एक जन आंदोलन के रूप में बड़ा हो गया है और उनके खिलाफ पूरे देश में एक ज़बरदस्त हवा बन रही है। शायद वो इतना बड़ा कदम नहीं भी उठाती, लेकिन उस वक्त जो उनके
मुख्य सलाहकार कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, संजय गांधी, उन्हें लगा कि ये तरीका है कि इस आंदोलन को दबाया जा सके। लेकिन कभी भी पावर से आंदोलन दबाए नहीं जा सकते। उसका खामियाजा ये हुआ कि वो जन आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि इंदिरा गांधी की सत्ता गई। शायद राहुल गांधी को लग रहा है कि अब भी डेस्परेशन में, जब हम ये जन आंदोलन छात्रों से शुरुआत होके, जन आंदोलन तब भी छात्रों से ही शुरू हुआ था, ये जन आंदोलन भी छात्रों से ही शुरू होगा, और इस बार लिमिटेड सिर्फ छात्रों तक नहीं रहेगा। इस बार इसमें छात्र भी जुड़ेंगे, बेरोजगार युवा भी जुड़ेंगे, महिलाएं भी जुड़ेंगी, गरीब आदमी भी जुड़ेगा, और रीजनल आदमी भी जुड़ेगा, जहां पर दक्षिण बनाम उत्तर भारत का एक इशू आ जाएगा। अल्पसंख्यक जुड़ेंगे, जहां अल्पसंख्यकों को मौका मिलेगा अपना गुबार निकालने का। तो इसलिए इसको कहा जा रहा है कि आज़ाद भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन राहुल गांधी खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस जन आंदोलन की आंधी को रोकने के लिए शायद इमरजेंसी जैसा कुछ कदम मोदी जी उठाएं, क्योंकि मोदी जी भी डेस्परेशन वाले प्रधानमंत्री। पिछले 12 साल में हमने देखा है कि किसी ने खिलाफत पे आवाज़ उठाई है तो उस आवाज़ को तुरंत कुचल दिया जाता है। लेकिन वो आवाज़ें कुचली जाती थी मीडिया की, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की, या फिर अपने ओपोनेंट राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की। जनता की आवाज़ अब तक नहीं उठी थी, सड़कों पर जनता नहीं उतरी है, जन आंदोलन की आवाज़ को नहीं दबा पाई है अब तक, और ऐसा मौका भी नहीं मिला है। किसान आंदोलन एक इसका उदाहरण है। किसान आंदोलन एक जनता की आवाज़ का आंदोलन था, लेकिन वो कुछ राज्यों तक सीमित था, इसलिए उसे उतना बड़ा जन आंदोलन नहीं बना पाए। लेकिन उसको भी मोदी जी नहीं दबा पाए थे। कोशिश बहुत की थी, अल्टीमेटली हारना पड़ा। अल्टीमेटली तीनों काले कृषि कानून वापस लेने पड़े। अगर किसान मोदी सरकार को झुका सकते हैं तो इस वक्त जो मुद्दे हैं, इस वक्त जो देश में रोष है, वो तो अलग अलग जगह में अलग अलग मुद्दों पर है, अलग अलग तरह से, और पूरे देश को कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ। कोई राजनीतिक उसकी वजह से जुड़ा हुआ है, कोई अपने भविष्य को लेकर जुड़ा हुआ है, कोई महंगाई को लेकर जुड़ा हुआ है, कोई अपने क्षेत्रवाद को लेकर जुड़ा हुआ है, कोई अपने धर्म को ख़त्म करने की कोशिश के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। तो अब अगर ये जन आंदोलन ना बने तो फिर नाकामी विपक्ष की है। अगर विपक्ष ने इस मौके को नहीं भुनाया, छोड़ दिया, तो नाकामी विपक्ष की है। फिर उसमें चाहे अखिलेश हो, चाहे ममता हो, चाहे फिर कांग्रेस क्यों ना हो, लपेटे में सब आएंगे, बचेगा कोई नहीं। ये मैं भी मानता हूँ, ये राहुल गांधी भी मानते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।